नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। हेल्थ की बात देख रहे हैं आप, और हेल्थ की बात में आज हम एनीमिया को लेकर बात करेंगे कि अगर खून की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या घातक परिणाम हो सकते हैं और किस तरह से इस बीमारी से बचा जा सकता है, क्योंकि आजकल ये बीमारी छोटे छोटे बच्चों से छोड़कर आप देखिए बड़े बुजुर्गों तक भी फैल रही है। लेकिन किस तरह से निजात मिल सकती है, क्या कुछ उपाय करने चाहिए, ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले आपको समझाएंगे कि किस तरह से एनीमिया की बीमारी जो है वो हो सकती है, इसके लक्षण क्या कुछ हैं और कारण क्या कुछ यहाँ पर रहते हैं। आज सबसे पहले देखिए एनीमिया होता क्या है। एनीमिया का अर्थ है शरीर के अंदर खून की कमी हो जाना, क्योंकि शरीर के अंदर अगर खून की कमी हो जाती है तो फिर ज्यादातर आप बीमारियों की चपेट में आने शुरू हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी होने पर एनीमिया नामक रोग आपको हो जाता है, और ज्यादातर आपने देखा भी होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी ये समस्या हो जाती है। और शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, सांस फूलना शुरू हो जाता है, कई तरह की समस्याएं जो है वो एनीमिया की वजह से हो जाती है, क्योंकि अंदर से एक शख्स जो है वो वीक हो जाता है, वीकनेस की प्रॉब्लम इसमें हो जाती है। एनीमिया की समस्या जो है वो महिलाओं के अंदर हो जाती है, यानी कि एनीमिया की जो समस्या है वो ज्यादातर महिलाओं में देखी गई है, क्योंकि महीने में भी आपने देखा महिलाओं को किस तरह से समस्या झेलनी पड़ती है, और दूसरी तरफ अगर एनीमिया की परेशानी हो जाती है तो काफी तरीके से दिक्कत हो सकती है। एनीमिया के कारण क्या कुछ रहते हैं वो जरा समझ लीजिए, क्योंकि खून की गुणवत्ता में कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी होना ये एनीमिया की समस्या है। आयरन की अगर कमी हो जाती है या कमी होना शुरू हो जाती है तो भी आप एनीमिया की चपेट में आ जाते हैं। अल्सर, बवासीर और साथ ही साथ आपको बताते चला कि कैंसर जैसी बीमारी भी इससे हो सकती है, क्योंकि अगर खून की कमी आपके शरीर के अंदर हो जाती है तो आप कई बड़ी बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं, जिससे बचना बहुत जरूरी है। चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ पैनल में डॉक्टर राज मेहता हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोनिका सांगवान हैं, हेल्थ एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर सोनिका, आपका भी बहुत बहुत जुड़ने के लिए धन्यवाद। और इस वक्त सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहला सवाल मेरा मोनिका से ही रहेगा। डॉक्टर मोनिका, क्योंकि फीमेल हैं तो ज्यादातर महिला के अंदर ही ये समस्या देखने को मिलती है, तो डॉक्टर मोनिका, क्या लगता है कि महिलाएं ज्यादातर इसकी चपेट में आ रही हैं? एनीमिया से बचाव के लिए किस तरह से प्रिकॉशन आपको पहले ही लेने चाहिए? जैसे कि आपने आशा जी अभी बताया है कि हमारा जो है आजकल यंग नए नए बच्चों में भी जो है एनीमिया काफी बढ़ रहा है। तो उसका सबसे मेन जो कारण है वो तो खान पान रहता है, क्योंकि जो एनीमिया है वो दो तीन चीजों से हो सकता है। या तो हम जो है खाना पीना ढंग से नहीं कर रहे हैं, डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकते हैं, या फिर ब्लड लॉस की वजह से एनीमिया हो सकता है, या फिर जो कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं कि जिनमें जो आरबीसीज बनते हैं वो टूटते रहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूं मैं कि एनीमिया में होता क्या है कि जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर रक्त कोशिकाएं होती हैं, उनकी जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। तो जो आपने लक्षण बताए वो सब लक्षण आने लग जाते हैं, बंदा चलते सांस फूलते हैं, थकान महसूस होती है, जल्दी से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमारे नाखून पीले पड़ जाते हैं। महिलाओं में ज्यादातर जो इसकी कमी का मेन कारण ये है कि एक तो खान पान, और दूसरा जो है हमारे जो हर महीने की जो वो हमारा प्रसव होता है उस टाइम जो है ब्लड लॉस ज्यादा हो जाता है। हर महीने भी ब्लड लॉस लेडीज में ज्यादा होता है। कुछ वो खुलकर बताती भी नहीं है कि अगर कुछ हो रहा है, तो उनको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल होगा। तो सबसे पहले तो हमें अपना खान पान सुधारना चाहिए। दूसरा, हमें जो है अगर कहीं किसी कारण से आपको लग रहा है कि हर महीने आपका ब्लड लॉस ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और भी अगर कोई कारण है जिससे कि लेडीज में ज्यादातर अनीमिया की हो जाता है, क्योंकि वो एक बच्चा और होता है तो उसकी वजह से धीरे धीरे जो अपना खान पान की जरूरत ज्यादा होती है, आयरन की जरूरत ज्यादा होती है, वो नहीं ले पाती है। तो ये कुछ मेन कारण है जिनसे महिलाओं में जो है हमें ज्यादा अनीमिया मिलता है। ठीक। डॉक्टर मेहता, जिस तरह से फीमेल्स को लेकर बात हो रही है, मेल्स को लेकर भी बात कर लेते हैं। क्या मेल के अंदर भी अगर ये समस्या हो जाती है तो फिर निजात किस तरह से हो सकती है, और क्या परेशानी ऐसी हो जाती है कि मेल के अंदर भी खून की कमी हो जाती है, और उसके साथ साथ फॉलिक एसिड की कमी किस तरह से पूरी करनी चाहिए? धन्यवाद आशा जी। तो सबसे पहले तो जी, आवाज आ रही है? जी जी। सो अनीमिया जो है एक जेंडर स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, यानी कि ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल या फीमेल में कुछ फर्क है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि फीमेल्स की, जैसे डॉक्टर मोनिका ने कारण गिनवाए, उन कारणों से उनमें थोड़ा सा प्रेवलेंस जिसको बोलते हैं, यानी कि पाया जाना ज्यादा पाया जाता है फीमेल्स में। परंतु यदि हम डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने खान पान में आयरन की कमी कर लेंगे, तो उसके कारण से मेल्स में भी ये समस्या पाई जा सकती है।
बच्चों में ये खास तौर पे पाया जा रहा है। जितने भी हमारे एक NFHS करके होता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो वो जब सर्वे होता है तो उसमें पाया गया है कि बड़े से बड़े अच्छे जो हमारे स्टेट्स हैं, जो कि ऐसा जैसे हरियाणा है, वो ऐसे हमारे यहाँ पे काफी एक समृद्ध स्टेट है, परंतु फिर भी यहाँ पे आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की जो प्रेवलेंस है यानी कि पाया जाना है वो काफी ज्यादा है। ऑलमोस्ट 70 से 80% बच्चों में आयरन की कमी पाई जाती है। तो जैसे आपने पहले भी जिक्र किया, डॉक्टर मोनिका ने भी बताया कि आयरन की कमी जो है आज की डेट में, जो कि मोस्टली हमारी डाइट और लाइफस्टाइल की वजह से है, उसके कारण जो है सबसे ज्यादा खून की कमी पाई जा रही है। बाकी जो कारण है जैसे फॉलिक एसिड की कमी, B12 की कमी, या जैसे अल्सर्स हो जाने से या पाइल्स हो जाने से खून का जो रक्तस्राव है, वो भी कारण है, लेकिन वो काफी कम है उसके मुकाबले में जो आयरन की डेफिशिएंसी है। आप देखेंगे हर जगह डाइट के अंदर जो है मैदा, शुगर, इनका इस्तेमाल बढ़ रहा है। जंक फूड या फास्ट फूड का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है। जो ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स भी, इवन खाने के साथ भी बच्चे छोटे छोटे कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बड़े लोग कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं। ऐसी चीजें आयरन की जो कमी है उसको और ज्यादा बढ़ावा देती हैं। चाय पीते हैं, बहुत ज्यादा चाय का सेवन आयरन बढ़ की गया कमी है, को ये किस भी तरह से पूरा फाइटेट्स किया होते जा हैं। सकता है डॉक्टर? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है। सो जब हमने पाया कि जब आयरन डेफिशिएंसी ही सबसे बड़ा रीजन है, तो क्यों ना उसी को टारगेट किया जाए। तो अलग अलग एज ग्रुप के लिए थोड़े से डिफरेंट तरीके हैं। तो जैसे जब बच्चा न्यूबॉर्न पैदा होता है तो उसको जो आयरन मिलता है वो बेसिकली माँ से मिलके आता है, जो गर्भ के स्टोर है। तो जब ही माँ अपने 9 महीनों के दौरान जब उनको पता लगता है हम प्रेग्नेंट हैं, वो अपना आयरन का इंटेक अच्छा रखें, जिसके लिए वो अपनी डाइट पे भी ध्यान दें, प्लस साथ में आयरन की टैबलेट्स गवर्नमेंट फ्री में सप्लीमेंट करती है, या जो भी डॉक्टर्स उनको देख रहे होंगे वो सप्लीमेंट कर देंगे। तो उससे उनका खुद का रिसोर्स बढ़ेगा, जिससे बच्चे को भी एक्स्ट्रा आयरन मिल सकेगा और उसमें खून की कमी कम पाई जाएगी। जब बच्चा 6 महीने का हो जाता ठीक है है। और माँ के दूध से ऊपर उठने लगता है, तो उस टाइम पे जब हम डाइट शुरू करते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग या पूरक आहार बोलते हैं, वो बहुत बड़ा स्रोत है आयरन जी। का। यदि उस समय पे हम उसको सूजी, खीर, दाल ये सब खिलाना शुरू करते हैं, बाद में सब्जियां, फ्रूट ऐड कर देते हैं, तो ये सब चीजें अगर हम उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं, खाने की तरफ ले चलते हैं टाइम से, तो उनमें आयरन की डेफिशिएंसी कम पाई जाती है। यदि बच्चे 9 महीने के हो गए हैं, 12 महीने के हो गए हैं, 2 साल के हो गए, हम कई बार देखते हैं बच्चे 2-2, 3-3 साल के हो गए, माँ बाप अभी तक भी उसको बॉटल से दूध पिला रहे हैं, और उसका प्रिडोमिनेंट जो खाना है, मेनली पूरे दिन की जो खुराक है, वो दूध से ही पूरी कर रहे हैं, और दूध में आयरन 0 है। तो इस वजह से जो बहुत ज्यादा दूध पे डिपेंडेंट बच्चों को रखते हैं अपने पेरेंट्स, या बॉटल फीडिंग करते हैं, उस कारण से उनको आयरन की कमी होना लाजमी है। तीसरा जो रहता है हमारा, और जी। बड़े बच्चे हो गए हैं, अब 2 साल के, 4 साल के, स्कूल जा रहे हैं, खाना खाते हैं खुद, उस कैटेगरी में अगर हम सारी सब्जियां खाएंगे, फ्रूट्स खाएंगे, बेसिकली प्रॉब्लम यही है कि हम लोग डाइट के अंदर जो एक नॉर्मल वैरायटी ऑफ फूड हमारे घर में यूज करते थे, हम उससे दूर जाते जा रहे हैं। हम लोग जंक फूड बढ़ाते जा रहे हैं, और सब्जियां, फ्रूट, इन पे इतना स्ट्रेस नहीं कर रहे हैं, जो कि बच्चों को, और जो घर में बनता है वो सब कुछ खिलाएंगे अगर बच्चों को, तो हमें अलग से शायद लेना भी ना पड़े सप्लीमेंट। तो इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो बच्चों में डॉक्टर एटलीस्ट हम मोनिका। इसको दूर कर सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मेहता। डॉक्टर मोनिका, जिस तरह से बच्चे की फीडिंग पर बात आ गई है, आजकल आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड बन चुका है कि महिलाएं अपनी बच्चों को फीड नहीं करवा रही हैं। क्या उसका खामियाजा सीधा बच्चों को भुगतना पड़ सकता है आने वाले समय में? और एक माँ को ये सोचने की जरूरत है कि वो अगर अपना फीड बच्चे को दे रही है तो बच्चा उसका कई बीमारियों से निजात पा सकता है। जी आशा जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है, और इसमें बिल्कुल कोई भी वो नहीं है, गुंजाइश नहीं है। जो माँ का दूध होता है उसका कंपैरिजन आप किसी भी दूध से नहीं कर सकते हैं। एक्सक्लूसिवली जो है हम लोग 6 महीने के लिए ब्रेस्ट फीडिंग इसीलिए कहते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए जो वो माँ का दूध होता है 6 महीने तक, उसमें सारी सप्लाईज होती हैं, आयरन है, जो जो चीजें बच्चे को चाहिए होती हैं उसके अंदर सारी अवेलेबल होती हैं। और माँ का दूध पीने से जो है बच्चा बीमार भी नहीं होता है, उसकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होती है, मदर की एंटीबॉडीज भी आती हैं, उसके अंदर आयरन, कैल्शियम वगैरह सब भरपूर मात्रा में होता है। इसीलिए जैसे अगर मान लो माँ जो है 6 महीने तक एक्सक्लूसिव फीड कराने के बाद अगर माँ अपना दूध छोड़ती भी है और बच्चा दूसरे दूध पे आता भी है, तो हमें जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं साथ के साथ, सिर्फ दूध पे ना रह के, जैसा कि डॉक्टर राज मेहता कह रहे थे कि सिर्फ दूध ही पिलाते हैं, उसके अलावा जो है हमें जो बच्चे के लिए आयरन सिरप्स आते हैं जो सप्लाई में आते हैं, साथ में आयरन सिरप्स देने चाहिए, और जो भी सप्लीमेंट फूड आते हैं सप्लीमेंट फूड्स देने चाहिए। और सबसे अच्छा ये है कि हम घर में जो खुद खाना खाते हैं उसको हम मैश करके, छोटा छोटा करके, बिल्कुल पतला, बच्चे को वही हरी पत्तेदार सब्जियां या थोड़ा थोड़ा दाल का पानी, इन सब से शुरुआत करके एक मल्टी भोजन जो है हमें बच्चे को देना चाहिए, ना कि सिर्फ दूध के ऊपर रहना चाहिए।
हम्म, ठीक है। आरबीसी की अगर कमी हो जाती है, जिस तरह से आप भी कह रही थी डॉक्टर मोनिका कि रेड ब्लड सेल जो है वो नहीं बनते हैं, रेड ब्लड सेल नहीं बनने की वजह से एनीमिया की परेशानी हो जाती है, अगर इसकी कमी हो जाती है तो इसी की कमी को पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जो है हमें अपने लक्षणों पे ध्यान देना चाहिए। ज्यादातर क्या है, हमें लगता है हम काम काज किया है, हम थक गए हैं, थोड़ा सा पीला पड़ गए हैं। हमें अपनी सेहत को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर हमें यूँ लगता है कि यार थकावट हो रही है, हमारा सांस फूल रहा है, तो आप एक बार अवश्य जो है एक विजिट करें। एक सीबीसी जनरल हमारा टेस्ट होता है, जिसके अंदर को जो है हम सेल काउंट्स जो है उसमें आ जाते हैं। उसमें आपका एचबी भी पता चल जाता है। तो अगर जैसे कि डब्ल्यूएचओ क्लासिफिकेशन के हिसाब से अगर महिलाओं में एचबी 12 से नीचे है तो हम उसको अनीमिया कंसिडर करते हैं। जेंट्स में अगर 13 ग्राम से नीचे तो हम अनीमिया कंसिडर करते हैं। उसके बाद आपका पेरिफेरल ब्लड स्मीयर बनाया जाता है, जिसके अकॉर्डिंग जो है हम अनीमिया को 2-3 चीजों में क्लासिफाई करते हैं। माइक्रोसिटिक अनीमिया है या मैक्रोसिटिक अनीमिया है, आरबीसी के बेसिस पे। अगर माइक्रोसिटिक अनीमिया होता है तो ज्यादातर हमारा आयरन की कमी की वजह से होता है, तो जो है हम उनको आयरन सप्लीमेंट्स देते हैं। वो आयरन सप्लीमेंट देने से जो है वो हमारा जो है आरबीसी काउंट बढ़ता है। दूसरा, हम डाइट के लिए सजेस्ट करते हैं, जितनी भी हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, हमारा जैसे गुड़ है, दाल है, ये सब जो है, विटामिन सी है, हमारा सारा अंकुरित फूड है, मीट है, ये सब जो है बहुत अच्छी एफिशिएंट अमाउंट के अंदर उनके अंदर आयरन होता है, जो हमें इनटेक बढ़ाना चाहिए। इसके साथ मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि जो हम ये डिशेस लेते हैं, इनके साथ हमें ध्यान रखना है कि हमें दूध के साथ ये डिशेस नहीं लेनी है। जैसे डॉक्टर मेहता ने बताया, दूध के अंदर आयरन नहीं होता है, और अगर दूध के अंदर कैल्शियम लेकिन डॉक्टर मोनिका, अब सवाल यहाँ पर यह है कि कई बार ऐसा है कि आयरन की टैबलेट है, कोई महिला खा रही है तो वो दूध के साथ खा रही है, वो कितनी इफेक्टिव रहती है? नहीं, कभी भी प्रोटीन हमें का दूध कोई के शेक साथ है, आयरन वो दूध के सप्लीमेंट साथ ले रही है। नहीं, दूध के साथ हमें कभी भी आयरन सप्लीमेंट नहीं लेना। आपको आयरन सप्लीमेंट खाने के बाद, एक तो खाली पेट नहीं लेना आयरन सप्लीमेंट, आपने खाना खाने के बाद आयरन सप्लीमेंट लेना है, ताकि वो खाने के अंदर एब्जॉर्ब। आप जूस के साथ ले सकते हैं, जूस के अंदर विटामिन सी होता है, जो आपकी आयरन की एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ेगी तो एचबी बनेगा। अगर आप उसको दूध के साथ लेते हैं तो वो आयरन आपका एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा तो फिर वो आपको फायदा ही नहीं करेगा, तो आपका एचबी काउंट नहीं बढ़ेगा। इसलिए अवॉइड करना चाहिए, दूध के साथ आयरन कभी नहीं लेना चाहिए। आयरन आप जूस के साथ ले सकते हैं। ठीक है डॉक्टर मेहता, स्टेज 2 एनीमिया क्या है? सॉरी, कौन सा स्टेज एनीमिया? 2 एनीमिया क्या है? स्टेज 2, देखिए आई थिंक स्टेजिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट एक दो चीजें और हैं ध्यान रखने की हमें। जैसे मैम ने अभी बताया कि आयरन बता हमें इन दीजिए। चीजों के साथ नहीं लेना है, ये बहुत जरूरी चीज है, इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आयरन का एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम वाली चीजें जैसे दूध, फाइटेट वाली चीजें, टेनेट्स वाली चीजें जैसे चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सब हमें साथ में नहीं लेना है। या तो जूस के साथ ले सकते हैं, नींबू पानी के साथ ले सकते हैं, खाने से आगे पीछे ले सकते हैं, लेकिन हाँ कोशिश करें थोड़ा गैप हो तो ये और भी अच्छा रहता है। इस पे हमें मेन फोकस करना है। परंतु जैसे मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को ये एडवाइस करता हूँ कि बच्चे को जब भी आप आयरन दे रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता भी है कि उससे कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, जैसे कि वॉमिट कर रहे हैं बच्चे, या उनको पसंद नहीं आ रहा है उसका टेस्ट, या कॉन्स्टिपेशन हो गया बाई चांस आयरन से, जिसके कारण बहुत से लोग आयरन को बीच में ही छोड़ देते हैं 2-4-10 दिन लेके। ये सबसे बड़ी समस्या है। लोग जाते भी हैं, उनको पता भी है आयरन की कमी है, परंतु आयरन जब हम एब्जॉर्ब करते हैं, पेट में लेते हैं, तो उससे कभी कभी पेट का थोड़ा बहुत इंटॉलरेंस जिसको बोलते हैं वो हो जाता है, लेकिन उससे घबराना नहीं है। अपने डॉक्टर से जाके बात करिए, वो आपको कोई ना कोई उसका रास्ता बता देंगे, उसको खाने के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, या उसका कोई अगर सॉल्ट चेंज कर सकते हैं आयरन का, तो उससे कम एब्जॉर्प्शन, मतलब साइड इफेक्ट कम हो जाए। ऐसा करके हम उसको बदल के उसका रूप और उसको दे सकते हैं, जिससे आयरन की कमी को पूरा किया जा सके। गवर्नमेंट इवन एक स्कीम चला रही है विटामिन B12 की भी अगर कमी हो जाती है तो भी आप एनीमिया के शिकार हो जाते हैं डॉक्टर, तो विटामिन B12 को किस तरह से पूरा करना चाहिए? क्योंकि सप्लीमेंट्स जो हैं, तो क्या वाकई में सप्लीमेंट्स लेना सही रहता है, या फिर आप ओरिजिनल कोई डाइट ले सकते हैं, खाने के साथ किसी चीज को खा सकते हैं विटामिन B12 को पूरा करने के लिए? जी, सो बहुत ही अच्छा सवाल है। B12 की जो कमी है वो बेसिकली मेनली तो डाइटरी है, पर कभी कभी बीमारियों के कारण भी हो सकती है। तो हमेशा पहले ये देखना है कि आपका रीजन क्या है।
चाहे आयरन डेफिशिएंसी हो, B12 डेफिशिएंसी हो, हमें ये देखना है कि ये क्यों हो रही है बॉडी में। जैसे मैंने बताया, अगर बच्चे दूध पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इसीलिए उनका आयरन कम हो रहा है, तो उसमें डाइट चेंज करना अपने आप में बहुत हेल्पफुल होगा। पर जो डेफिशिएंसी ऑलरेडी हो चुकी है आयरन की, उसको कंपनसेट करने के लिए हमें एक्स्ट्रा आयरन की जरूरत पड़ती है सप्लीमेंट करने की। परंतु सप्लीमेंट हमेशा के लिए नहीं हो सकते। सप्लीमेंट 3 महीने 6 महीने दिए जा सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन पहले से कितना डेफिशिएंट है। किसी का हीमोग्लोबिन 12, जैसे मैडम ने बताया, नॉर्मल कट ऑफ है फीमेल्स के लिए, अभी 11 या 10 पे ही पहुंचा है, तो उसको हम जल्दी सप्लीमेंट करके या डाइट से पूरा कर सकते हैं। परंतु यदि उनका हीमोग्लोबिन 4 ग्राम पे पहुंच गया या 5 ग्राम पे पहुंच गया, तो शायद उनको सिर्फ डाइट से निकालना मुश्किल होगा उस टाइम पे। प्लस अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनके पास समय थोड़ा कम है उस चीज को कंपनसेट करने की, तो इवन कई बार एडमिट करके IV आयरन भी दिया जाता है इंट्रावेनस या इंजेक्शन के फॉर्म में। तो इस तरह से अलग अलग मेथड्स हैं, उनकी अलग अलग जरूरतें हैं, पेशेंट की हालत और उसकी डॉक्टर नीड बेस्ड वो मोनिका, रहता है। जिस तरह से एनीमिया का पेशेंट है, कोई और समस्या अगर उसे हो रही है तो फिर कितनी घातक वो साबित हो सकती है? क्योंकि जिस तरह से हम पाइल्स की बात कर रहे थे, कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ जी, ये जैसे आपने बताया डॉक्टर पाइल्स मोनिका। है, कैंसर की। हाँ जी, हाँ जी, आशा जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है? हाँ जी, जैसे पाइल्स आपने कहा, जी बिल्कुल। दूसरा हमारा पाइल्स में है, हमारा कैंसर पेशेंट्स हैं, हमारा जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज के भी पेशेंट्स हैं। तो ये सारी हमारी ऐसी क्रॉनिक कंडीशंस हैं जिनके में जो है हमारा ब्लड लॉस बार बार होता रहता है। इनके अंदर हमें क्या करना चाहिए कि एक तो सबसे पहला, जैसे हमने कहा, डाइट पे तो आपको अपना इम्पोर्टेंट स्ट्रेस देना ही है। आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। दूसरा, आपको सप्लीमेंट्स लेने हैं। अगर फिर भी डाइट लेने से, सप्लीमेंट्स लेने से अगर आपका ब्लड नहीं बढ़ता, तो जो है डॉक्टर्स आपको एडमिट करके आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपको अनीमिया किस लेवल कितना का है, सेफ माइल्ड रहता है वो अनीमिया है। ट्रांसफ्यूजन, कितना सेफ रहता है? देखिए, ट्रांसफ्यूजन जो हम पहले तो हम अवॉइड करते हैं जब तक कि हम डाइट से और उससे नहीं है वो हो सक्सीड हो पाता है। जनरली कैंसर पेशेंट्स है, या जो जैसे एक टाइप का ल्यूकीमिया है, जो ब्लड कैंसर जिसे हम कहते हैं, उनके अंदर तो हमें ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ता है। इवन हमें बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी करना पड़ता है। तो उसके अंदर तो ट्रांसफ्यूजन जो है आप करके पूरा ब्लड ही रिप्लेस करते हैं। तो ये कुछ कंडीशंस है जिनमें हमें ज्यादा ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। बट ट्रांसफ्यूजन सेफ है, बट ये कि वो एक आपका अल्टीमेट वो नहीं है। आप उसके ऊपर बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको बाकी सारे फैक्टर्स भी साथ साथ डील करने पड़े। कई बार डॉक्टर मोनिका ऐसा होता है कि उम्र दराज शख्स हैं, जिस तरह से मेरी एक पेशेंट से भी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि उम्र दराज है, ज्यादातर ब्लड नहीं बन रहा है, बहुत से दवाइयां ट्राई कर ली हैं, डाइट भी ट्राई कर ली है, लेकिन वहां तक रिजल्ट नहीं पहुंच पा रहा है। तो फिर उस केस में क्या करना चाहिए? किस तरह से डॉक्टर्स जो है वो इलाज करते हैं? उस केस के अंदर जो है मैंने बताया, आपको एक बार हेल्थ विजिट करनी चाहिए। उसके अंदर सबसे पहले आपका एक CBC काउंट होता है। हम फिर आपकी बाकी इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मीयर होता है, सीरम फेरेटिन लेवल कराते हैं, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कराई जाती है, आपका विटामिन B12 कराया जाता है। अगर कोई सेकेंडरी रीजन, जैसा कि आपने बताया B12 डेफिशिएंसी, और जो अडल्ट होते हैं, लेट एज के जो होते हैं, उनके अंदर ज्यादातर जो है हमारा B12 डेफिशिएंसी मिलती है, rather than आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। तो हम वो सारा इन्वेस्टिगेट करके हम उनका टाइप ऑफ अनीमिया जान सकते हैं। तो अगर हम विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया होता है तो हमको विटामिन B12 सप्लीमेंट करते हैं, विटामिन B12 दिया जाता है, क्योंकि ज्यादातर जो वेजिटेरियंस होते हैं उनके अंदर B12 डाइट में जो कम रहता है, तो वो भी हो सकता है। सेकेंड थिंग, अगर उनका कोई लॉस हो रहा है, जैसे कईयों में ब्लड लॉस हो जाता है, उसके लिए हम जो है आपको कौन से टाइप का अनीमिया वो, या लॉस के रीजन है जैसे पाइल्स आपने बताया, या कोई अगर क्रॉनिक ज्यादातर गट कंडीशंस भी ऐसे हो जाते हैं कि जिसके अंदर उनके अंदर ब्लड लॉस होता है, तो उन सबको हम ट्रीट करते हैं, जिससे ऑटोमेटिकली उनका जो आयरन लेवल है या जो उनका HB लेवल है वो बढ़ने लग जाता है। ठीक। एनीमिया की समस्या डॉक्टर मेहता कितनी जानलेवा भी साबित हो सकती है? जी, प्रैक्टिकली देखें तो आमतौर पे अनीमिया ऐसी बीमारी नहीं है जिससे किसी की जान जानी चाहिए। अगर 12 ग्राम नॉर्मल HB है तो कम होते होते जब हमारी बॉडी का 4, 3 इस लेवल पे आने लगते हैं, आमतौर पे अनीमिया से जान जाने की संभावना सिर्फ तभी होती है या कोई स्ट्रेस स्टेट हो, जैसे डिलीवरी के टाइम पे अगर किसी का खून बहुत कम है तो उसके कारण फिर जान जाने का रिस्क रहता है, सर्जरीज में रह सकता है।
अदरवाइज अनीमिया ऐसी बीमारी नहीं है जिससे किसी की जान जानी चाहिए। हाँ, अगर कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है, जैसे जी। हार्ट का पेशेंट है, किडनी का पेशेंट है, तब थोड़ा रहता है। तो आमतौर पे अगर किसी की अनीमिया की वजह से जान जा रही है तो शायद उसने अपनी बीमारी पे काफी टाइम से ध्यान नहीं दिया होगा, इग्नोर किया होगा, या सही कारणों को ना जान के भी उसको मतलब नहीं इलाज लिया होगा, तभी शायद उसकी जान उससे जाए। अदरवाइज ये ऐसी बीमारी नहीं है जिससे ठीक। किसी की जान चली जाए। चलिए ठीक है डॉक्टर मेहता, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोनिका, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आज एनीमिया को लेकर बात हो रही थी कि खून की कमी किस तरह से शरीर में हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसे पूरा करने के लिए किस तरह से आपको अपनी डाइट में ध्यान देने की ज़रूरत है और डॉक्टर का परामर्श लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बीमारी, जिस तरह से हर दिन आपको ये बताया जाता है कि कोई भी बीमारी है वो छोटी नहीं हो सकती है। दुश्मन को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। किसी भी वक्त एक छोटी सी बीमारी बहुत घातक साबित हो सकती है और समय से पहले उसका इलाज करवाना ज़रूरी रहता है। फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।